डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे नर्सिंग साथियों, टीम नर्सिंग एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती है। प्यारे साथियों, कंप्लीट योर ड्रीम विद अस। आप अपने सपनों को हमारे साथ पूरा कीजिए। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। आप देखने वाले हैं, सीखने वाले मोस्पी एंड क्लिक्स आरएन सीरीज़ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एमसीक्यू नंबर 401 to 410 एंडोक्राइन सिस्टम फॉल और नर्सिंग एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं, रुकिए एक बार, अपने नोटबुक और पेन उठा लीजिए। मैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊं उनका की नोट बना लीजिए ताकि एग्ज़ाम में जाते टाइम आप रिवाइज कर सकें। प्यारे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ट्रिक मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401। ए क्लाइंट विथ डायबिटीज स्टेट्स, आई कैन नॉट ईट बिग मील्स, आई प्रीफर टू स्नैक थ्रू आउट द डे। What information should the nurse include in a response to this client statement? एक क्लाइंट कहता है, जो कि डायबिटीज़ का क्लाइंट है, कह रहा है कि मैं पूरे दिन बिग मील्स मतलब ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खा सकता, मैं पूरे थ्रू आउट डे स्नैक्स को प्रीफर करता हूँ। इस रेस्पॉन्स के रिगार्डिंग, क्लाइंट के इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग नर्स को कौन सा इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना चाहिए? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, रेगुलेटेड फूड इनटेक इज बेसिक टू कंट्रोल। ऑप्शन 2, साल्ट एंड शुगर रेस्ट्रिक्शन इज द मेन कंसर्न। ऑप्शन 3, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील आर बेटर फॉर डाइजेशन। ऑप्शन 4, लार्ज मील्स कैन कंट्रीब्यूट टू ए वेट प्रॉब्लम। Guess your correct answer. Time start now. Correct answer is option number 1. Regulated food intake is basic to control. यदि एक क्लाइंट स्टेटमेंट करता है, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी इंक्लूडेड। डायबिटीज़ वाले क्लाइंट को वो डाइट लेनी है जो बेसिक डायबिटीज़ को कंट्रोल करे और सारा फूड जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो उसको फुलफिल हो सके। रेशनल देखिए, ध्यान दीजिए। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाइट इज इम्परेटिव फॉर एडहेरेंस। किसी भी डिजीज़ को एडहेरेंस करने के लिए या उसके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए उसके डाइट को समझना बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक क्लाइंट के लिए कौन सी प्रकार की डाइट होनी चाहिए? ए बैलेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट यूजुअली अप्रोचिएटेड ओवर 3 मेन मील्स। डायबिटीज़ वाले क्लाइंट को होल डे में 3 मुख्य मील्स लेने, 3 बार भोजन करना है, जिसके अंदर क्या होना है? बैलेंस होना चाहिए। किसका बैलेंस होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का एक्यूरेट बैलेंस होना चाहिए। And 2 meals between meals snacks needed to be tolerated to client specific need। उन 3 मेन मील्स के साथ में 2 बार क्या लेना है? स्नैक्स लेना है, ताकि जो इंसुलिन का इफेक्ट है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप नहीं हो, उसको रेगुलेट किया जा सके। विथ कंसिडरेशन ऑफ एक्सरसाइज एंड फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। एक्सरसाइज और फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के साथ, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर क्या देते हैं? इंसुलिन देते हैं। तो मेनली डायबिटीज़ वाले क्लाइंट के लिए कौन सी डाइट इंपॉर्टेंट रहेगी? डाइट इंपॉर्टेंट रहेगी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हो, प्रॉपर एक्सरसाइज करें और फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर इंसुलिन ले। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। टोटल डाइटरी रिजमान proportioning carbohydrate, protein and fat must be followed, not just sugar restriction, salt is not restricted। डायबिटिक वाले क्लाइंट के लिए टोटल डायबिटिक रिजमान क्या होगा? उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट लेना है। उसके बाद उसको शुगर रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब शुगर
डाइट के अंदर इन्वॉल्व नहीं करनी। साल्ट रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, साल्ट ले सकता है। साल्ट कौन से क्लाइंट पे रेस्ट्रिक्टेड होता है? जैसे जिसको किडनी का डिसऑर्डर है, किडनी का डिसऑर्डर है, उस वाले क्लाइंट पे मेनली हम साल्ट रेस्ट्रिक्टेड करते हैं। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील आर बेटर फॉर डाइजेशन इज ट्रू, हाउएवर इंडाइजेशन इज नॉट द बेसिक्स ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम। जो क्लाइंट जिसको इंडाइजेशन की कंडीशन है, जिसको डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो उस क्लाइंट के लिए किस प्रकार की डाइट प्रिस्क्राइब होनी चाहिए? स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, जिसके अंदर सैलेड भी ऐड करना है। टोटल कैलोरिक इनटेक रादर देन द साइज ऑफ मील्स इज द मेजर फैक्टर इन वेट गेन। क्लाइंट को सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है डाइटरी रिक्वायरमेंट के लिए? कि उसका टोटल कैलोरी इनटेक फुलफिल हो। साइज ऑफ मील्स नॉट वेरी, मील की साइज़, भोजन कितना खा रहा है कितना नहीं खा रहा है ये वेरी नहीं करता। मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो क्लाइंट डाइट ले रहा है उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 402। ए नर्स प्लान एन इवनिंग स्नैक ऑफ मिल्क, क्रैकर्स एंड चीज फॉर ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग NPH इंसुलिन। व्हाट डज दिस स्नैक प्रोवाइड? एक नर्स है जो कि प्लान कर रही है क्लाइंट को इवनिंग स्नैक के अंदर क्या, मिल्क, क्रैकर्स और चीज़। जो क्लाइंट क्या ले रहा है? NPH इंसुलिन ले रहा है। व्हाट डज दिस स्नैक प्रोवाइड? ये स्नैक्स है, ये क्या प्रोवाइड करेंगे? मैंने NPH इंसुलिन किस प्रकार का इंसुलिन है, कैसे काम करता है, इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई थी। NPH क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए असाइनमेंट के रूप में। NPH विच टाइप ऑफ इंसुलिन? फास्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप। तो व्हाट डज दिस स्नैक प्रोवाइड, मतलब जो NPH इंसुलिन ले रहा है उस क्लाइंट को स्नैक्स में मिल्क, क्रैकर और चीज़ दिया जा रहा है, तो ये स्नैक्स क्या प्रोवाइड करेगा? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 है इंक्रीजमेंट टू स्टे ऑन द डाइट। ऑप्शन 2 एडेड कैलोरीज टू प्रोवाइड वेट गेन। ऑप्शन 3 नरिशमेंट टू काउंटरैक्ट लेट इंसुलिन एक्टिविटी। ऑप्शन 4 हाई कार्बोहाइड्रेट नरिशमेंट फॉर इमीडिएट यूज। गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए। टाइम स्टार्ट नाउ। स्नैक्स क्या करेंगे जो क्लाइंट NPH इंसुलिन ले रहा है उसके लिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 नरिशमेंट टू काउंटरैक्ट लेट इंसुलिन एक्टिविटी। जो इंसुलिन एक्टिविटी है वो लेट हो रही है, मीन्स इंसुलिन का इफेक्ट जिस टाइम इफेक्ट करेगा उस टाइम उसको इंसुलिन के अकॉर्डिंग एनर्जी के लिए, ग्लूकोज के लिए जो स्नैक्स क्या करेंगे वो ग्लूकोज प्रोवाइड कराएंगे, ताकि इंसुलिन के कारण क्या नहीं हो? हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो। अब ध्यान देने वाली बात है NPH इंसुलिन क्या है? NPH इंसुलिन इज द इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। मीन्स जैसे ही क्लाइंट ने इंसुलिन दिया, स्नैक्स नहीं खाया, तो इंटरमीडिएट का मतलब है कि उसका एक्शन पीक वैल्यू जब होगी तो उसको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी टू बैलेंस करने के लिए किसको? इंसुलिन को। तो इसलिए उसको स्नैक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब रेशनल देखिए, समझिए। प्रोटीन इन मिल्क एंड चीज़ में बी स्लोली कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। मिल्क के अंदर प्रोटीन और चीज़ और पनीर और दूध के अंदर प्रोटीन होता है जो कि धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लेता है। इस न्यू ग्लूकोज के फॉर्मेशन को ग्लाइकोजन के रूप में जो ग्लूकोज स्टोर होता है दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। न्यू ग्लूकोज के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? न्यू का मतलब होता है नया, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण, ग्लूको मतलब ग्लूकोज का निर्माण। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या हुआ? न्यू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्रोवाइडिंग द बॉडी विथ सम ग्लूकोज ड्यूरिंग स्लीप while the NPH इंसुलिन इज स्टिल एक्टिंग। प्रोटीन है उसका डाइजेशन स्लो होता है, तो जैसे स्लीपिंग टाइम है तो क्लाइंट को उसके टाइम ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो
स्नैक्स फुलफिल करेंगे, नहीं तो क्लाइंट स्लीपिंग टाइम में हाइपोग्लाइसीमिया में हो सकता है, जा सकता है। पर्पज ऑफ इवनिंग स्नैक इज टू कवर फॉर इंसुलिन एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लीप। स्नैक्स का पर्पज़ क्या है? इवनिंग टाइम जो स्नैक्स दे रहे हैं क्लाइंट को, मिल्क, क्रैकर और चीज़, उसका पर्पज़ ये है कि जो क्लाइंट ने इंसुलिन लिया है वो कंटिन्यू एक्ट करता रहेगा, वर्क करता रहेगा। उस टाइम उसको ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए, स्लीप टाइम के लिए ग्लूकोज प्रदान करने के लिए, इंसुलिन एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए स्नैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। एडेड कैलोरी टू प्रमोट वेट गेन इज़ नॉट द पर्पज ऑफ इवनिंग स्नैक फॉर ए पर्सन टेकिंग इंसुलिन। ये जो पर्सन इंसुलिन ले रहा है उसको वेट गेन करने के लिए कैलोरीज ऐड करना पर्पज़ नहीं है। यहाँ पे पर्पज़ क्या है कि क्लाइंट को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो। फूड चूजन्स आर रिच इन प्रोटीन विल बी यूटिलाइज स्लोली। जो फूड्स के अंदर प्रोटीन और प्रोटीन प्रेजेंट है वो क्या करेगा? यूटिलाइजेशन मीन्स डाइजेशन उसका धीरे धीरे होता है ताकि स्लीपिंग आवर्स के अंदर उसको ग्लूकोज मिल सके। यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं देते? कार्बोहाइड्रेट इसलिए ऐड नहीं किया जाता कि कार्बोहाइड्रेट जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 403। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। A client has glycosylated hemoglobin measurement of 6%. What should the nurse conclude about this client when planning a teaching plan based on the result of this laboratory test? एक क्लाइंट जिसका ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन मेजरमेंट किया गया वो कितना है? 6% है। उस क्लाइंट के लिए टीचिंग प्लान में नर्स क्या कंक्लूड करेगी इस लेबोरेटरी टेस्ट वैल्यू के आधार पे? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 इज एक्सपीरियंसिंग ए रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया। 6% ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन वाला क्लाइंट रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया एक्सपीरियंस करेगा। ऑप्शन 2 नीड द इंसुलिन चेंज टू ए डिफरेंट टाइप। अलग भिन्न प्रकार के इंसुलिन चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हैज़ फॉलोड दिस ट्रीटमेंट प्लान एज प्रिस्क्राइब्ड। जैसा ट्रीटमेंट प्लान प्रिस्क्राइब किया गया है उसको ही फॉलो करना है। ऑप्शन 4 रिक्वायर फर्दर टीचिंग रिगार्डिंग न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस। न्यूट्रिशनल गाइडलाइन के रिगार्डिंग फर्दर टीचिंग की आवश्यकता होगी। गेस योर करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ। सोचिए, जिस क्लाइंट का 6% HbA1c है उसको क्या वो नॉर्मल है? उसको क्या टीचिंग प्लान की आवश्यकता पड़ेगी? कमेंट करिए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 हैज़ फॉलोड दिस ट्रीटमेंट प्लान एज प्रिस्क्राइब्ड। यदि किसी क्लाइंट का 6% HbA1c रह रहा है तो मतलब दिस वन इज़ द नॉर्मल। ये माना जाता है कि 7% से HbA1c कम है, 7% से कम है तो वो नॉर्मल क्राइटेरिया में आता है। उस क्लाइंट को जो ट्रीटमेंट प्लान चल रहा है वो ही फॉलो करेगी। अब रेशनल देखिए। एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। HbA1c क्या होता है? HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन को HbA1c बोलते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 4.4% टू 6.4%। कुछ बुक्स में भी 7% से कम भी दिया हुआ है। मॉस्बी एंड क्लेक्स के हिसाब से कितना है? 4.4% से 6.4% ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू। यदि इससे अबोव है तो उसको डाइटरी या ट्रीटमेंट रेजवान ट्रीटमेंट प्लान चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि 6.4% से नीचे है दैट मीन्स दिस इज ओके। ए वैल्यू ऑफ 6 इज विद इन द एक्सपेक्टेड रेंज। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन मेजर द एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉर 90 to 120 डेज पीरियड। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन क्या करता है? ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c क्लाइंट का 3 महीने तक या फिर बोलें तो 90 से 120 डेज तक जो ग्लूकोज का लेवल रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल रहा है, उसको मेजर करने का काम करता है। Before the blood sample is collected, thus it is reliable way to measure adherence to a therapy plan of insulin diet and exercise। 3 महीने के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल
को चेक करने के लिए ये एक अच्छा मेथड है जिसमें हमें ये पता चल सकेगा कि वी नो अबाउट दैट द क्लाइंट इज़ फॉलोड इंसुलिन डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। अब ध्यान दीजिए क्या की पॉइंट नोट करना है, बुक के अंदर नोट कीजिए। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू होता है 4.4% से 6.4%। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन मेजर करता है, क्या मेजर करता है, क्लाइंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल 90 से 120 दिन तक के ब्लड ग्लूकोज लेवल का मेजर करता है। ये हमें ये बताता है कि यदि ये नॉर्मल रेंज के अंदर है तो जो क्लाइंट इंसुलिन डाइट और एक्सरसाइज कर रहा है वो उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। यदि ये अबव 6.4 से अबव जा रहा है इसका वैल्यू तो मतलब उसका डायबिटिक या उसका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल कंडीशन में नहीं है। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन मेजरमेंट डज नॉट मेजर रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया और सोमेगी इफेक्ट। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया और सोमेगी इफेक्ट को मेजर नहीं करता। सोमेगी इफेक्ट और रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है ये हम अगले वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा। HbA1c फ्रैक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज मेजर्ड एंड ईच वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन ऑफ डाइट। द टाइप ऑफ इंसुलिन द क्लाइंट टेक्स। HbA1c फ्रैक्शन मतलब HbA1c का जो वैल्यू है वो शॉर्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल को अफेक्ट नहीं करता है। इसका वैल्यू हमें लॉन्ग टर्म ग्लूकोज वैल्यू को ये बताता है कि 3 महीने के या 90 से 120 डेज के दौरान ब्लड ग्लूकोज का लेवल कैसा रहा। दिस डज नॉट रिक्वायर फर्दर टीचिंग बिकॉज द लेबोरेटरी रिजल्ट इज विद इन द एक्सपेक्टेड रेंज। यदि किसी क्लाइंट का क्वेश्चन कह रहा है कि क्लाइंट का लेबोरेटरी वैल्यू 6% है तो मतलब वो नॉर्मल रेंज में है, इस कंडीशन में हम उसको फर्दर टीचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको न्यूट्रिशनल गाइडलाइन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। इंक्लूडिंग एडेरेंस टू द थेरेपी प्लान ऑफ इंसुलिन डाइट एंड एक्सरसाइज, क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट प्लान है जिसके अंदर इंसुलिन डाइट और एक्सरसाइज है वो नॉर्मल रेंज के अंदर है, मतलब वो उसको अप्लीकेबल है, उससे उसको फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 404। ए क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटीज कम टू द क्लिनिक बिकॉज ऑफ कंसर्न्स रिगार्डिंग इरेक्टिव कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज विद द प्रिस्क्राइब्ड इंसुलिन थेरेपी। द क्लाइंट हैज़ बीन एक्सपीरियंस ए सडन फॉल इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल followed by a sudden episode of hyperglycemia. Which complication of insulin therapy should the nurse conclude that the client is experiencing? अब क्वेश्चन को समझिए। एक टाइप 1 डायबिटीज़ का क्लाइंट है जो अभी क्लिनिक पे आया है, वो रेगुलर इंसुलिन थेरेपी ले रहा है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल सडन फॉल हो जाता है, उसके बाद सडन एपिसोड के बाद उसको क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। ये इंसुलिन थेरेपी का कौन सा कॉम्प्लिकेशन क्लाइंट एक्सपीरियंस कर रहा है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 सोमेगी इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, डाउन फिनोमिन एक्सपीरियंस कर रहा है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक्सपीरियंस कर रहा है और हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम एक्सपीरियंस कर रहा है। गेस योर करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ। कमेंट करिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 सोमेगी इफेक्ट। बात को समझिए, सोमेगी इफेक्ट क्या होता है, या फिर इसे रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं, रीबाउंड ग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। ये होता क्या है, यदि कोई क्लाइंट सोमेगी इफेक्ट, सो का मतलब होता है सो मच, सोमेगी को कैसे याद रखेंगे हम, सो मच इंसुलिन, मतलब यदि कोई क्लाइंट ज़्यादा इंसुलिन ले ले तो उस कंडीशन में सोमेगी इफेक्ट होगा। डाउन फिनोमिन कब होगा, जब इंसुलिन कम ले, डाउन इंसुलिन याद रह जाएगा, डाउन फिनोमिन मतलब डाउन इंसुलिन ले रहा है। अब दूसरा सोमेगी इफेक्ट कैसे बोलते किसे, यदि किसी क्लाइंट का सो मच इंसुलिन लिया उसने, उसका ये तो हमने मान लिया ब्लड शुगर है, क्या है, ब्लड शुगर, ये इधर है टाइम,
यदि उस क्लाइंट का ब्लड शुगर था यहाँ पे हाई, क्या था, ब्लड शुगर था हाई, ये नाइट टाइम में 2 to 3 या मिडनाइट के अंदर क्या हुआ, कम हो गया हाइपोग्लाइसीमिया। उसके बाद मॉर्निंग में 7 AM पे हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन, हाइपरग्लाइसीमिया, और यहाँ पे था हाइपरग्लाइसीमिया, यहाँ पे हो गया हाइपोग्लाइसीमिया। ये कंडीशन होगी सोमेगी इफेक्ट। और इसी कंडीशन के अंदर यदि ये ग्लूकोज लेवल क्या है, नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है, और या फिर हाइपरग्लाइसीमिया है, कब, 2 से 3 बजे के बीच में नाइट के अंदर, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे डाउन फिनोमेना। दोबारा समझिए, सोमेगी इफेक्ट इज हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। क्लियर है? हाइपरग्लाइसीमिया कब होगा, नाइट के अंदर जब इंसुलिन ले रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया 2 to 3 AM पे, हाइपरग्लाइसीमिया इन द मॉर्निंग 7 AM पे। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सोमेगी इफेक्ट। डाउन फिनोमिन कब बोलेंगे, यहाँ पे था हाइपरग्लाइसीमिया, यहाँ पे नॉर्मल या फिर हाइपरग्लाइसीमिया, अर्ली मॉर्निंग में हाइपरग्लाइसीमिया। दिस कंडीशन इज नोन एज डाउन फिनोमिन। अब समझते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है। यदि किसी क्लाइंट को टाइप 1 डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उसके अंदर कीटोन या फैट्स के ब्रेकडाउन के कारण कीटोन्स का एक्यूमुलेशन हो जाए और एसिडिक पीएच हो जाए, तो उस डायबिटीज़ के होने वाले कीटोएसिडोसिस को हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। ये क्या होता है, हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम क्या होता है, ये टाइप 2 डायबिटीज़ वाले क्लाइंट में देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्लाइंट में हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन तो होती है, बट कीटोन क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। कीटोन क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। इसे हम हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ वाले क्लाइंट में मिलती है। अब रेशनल को समझिए, किताब की भाषा को समझिए। सोमेगी इफेक्ट इज ए रेस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसीमिया इंड्यूस्ड बाय टू मच इंसुलिन। सोमेगी इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया का रेस्पॉन्स है जो टू मच इंसुलिन के कारण होती है, सो मच या टू मच। सोमेगी इफेक्ट का मतलब है उसके अंदर सो मच इंसुलिन हो गई, याद रह जाएगा। सोमेगी, सो मीन्स सो ज़्यादा, मो मीन्स मच, सो मच, याद रख लेने से। द बॉडी रेस्पॉन्ड टू द हाइपोग्लाइसीमिया बाय काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स। बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, इंसुलिन के जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जो कि स्टिमुलेट करते हैं किसको, लिपोलाइसिस को, ग्लूकोनियोजेनेसिस को और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। लिपोलाइसिस का मतलब होता है लिपिड का टूटना, ग्लाइकोनियोजेनेसिस न्यू ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोनियोजेनेसिस न्यू ग्लूकोज का निर्माण होना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन का टूटना, रिजल्टिंग रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया, जिसके कारण पुनः उसको क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। सोमेगी इफेक्ट वो हाइपोग्लाइसीमिया का प्रभाव है जिसके कारण क्लाइंट को पहले हाइपरग्लाइसीमिया था, उसको इंसुलिन दिया गया, तो मिडनाइट के अंदर 2 से 3 बजे के अंदर बिटवीन हार्मोन्स के इफेक्ट के कारण उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया और मॉर्निंग में वापस हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। इस कंडीशन को रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया सोमेगी इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब दूसरा समझिए डाउन फिनोमेन। डाउन फिनोमेन इज हाइपरग्लाइसीमिया दैट इज प्रेजेंट ऑन अवेकनिंग इन द मॉर्निंग ड्यू टू द रिलीज ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन इन द प्री डाउन हावर्स। इट इज थॉट दैट ग्रोथ हार्मोन और कोर्टिसोल आर रिलेटेड टू दिस फिनोमेन। डाउन फिनोमेन के अंदर क्या है, जो मॉर्निंग आवर्स 2 to 3 AM है, उसके अंदर या तो ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रहेगा या हाइपरग्लाइसीमिया की ही कंडीशन रहेगी, और जब क्लाइंट उठता है मॉर्निंग के अंदर अवेकनिंग के टाइम, उस टाइम उसको हाइपरग्लाइसीमिया प्रेजेंट रहेगा। ये किसके कारण होता है, ये कोर्टिसोल या हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन की रिलीज के कारण होता है। नेक्स्ट, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज डायबिटिक कोमा इज प्रोफाउंड डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डायबिटिक कोमा
इंसुलिन की डिफिशियंसी के कारण होता है, जिसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। क्लाइंट को हाइपरग्लाइसीमिया, उसका ग्लूकोज का लेवल बढ़ा मिलेगा। कीटोसिस, ब्लड के अंदर कीटोन प्रेजेंट रहेगा। एसिडोसिस, उसका पीएच एसिडिक रहेगा और क्लाइंट को डिहाइड्रेशन होगा। हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम क्या होता है? अकर इन क्लाइंट विथ टाइप 2 डायबिटीज़, ये टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है। इट इज़ ए कंडीशन इन विच द क्लाइंट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन टू प्रिवेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इस क्लाइंट में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नहीं होता, क्योंकि टाइप 2 में कुछ मात्रा में इंसुलिन सीक्रेट होता रहता है, जो कि कीटोन के ब्रेकडाउन को, फैट के ब्रेकडाउन को कीटोन में कन्वर्ट होने से रोक लेता है। इसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ओस्मोटिक डाययूरेसिस होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डिप्लेशन होगा। फ्लूइड डिप्लेशन का मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स का फ्लूइड था वो इनसाइड द सेल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 405। ए नर्स इज फॉर्मुलेटिंग ए टीचिंग प्लान फॉर ए क्लाइंट रिसेंटली डायग्नोज्ड विद टाइप 2 डायबिटीज। Which intervention should the nurse include that will decrease the risk of complications? Select all that apply. एक क्लाइंट है जो इसको रिसेंटली टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है, कौन सा इंटरवेंशन डिक्रीज करेगा, नर्स को इंक्लूड करना चाहिए कि उसके कॉम्प्लिकेशन को डिक्रीज करे। सिलेक्ट ऑल अप्लाई, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सिलेक्ट करिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 एग्जामिनिंग द फिट डेली फिट्स को एग्जामिन करना है, पैरों को डेली एग्जामिन करना है। वेयरिंग वेल फिटिंग शूज, वेल फिटेड शूज पहनने हैं। परफॉर्मिंग रेगुलर एक्सरसाइज करना है। पाउडरिंग द फिट आफ्टर शॉवरिंग, नहाने के बाद या शावर लेने के बाद पैरों पे पाउडर लगाना है। ऑप्शन 5 विजिटिंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स वीकली, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास सप्ताह में एक बार जाना है। ऑप्शन 6 टेस्टिंग बाथ वाटर विद द शूज बिफोर बाथिंग, विद द टोज बिफोर बाथिंग, स्नान लेने से पहले जो बाथ वाटर है उसका गर्म है या ठंडा है, इसको टोज से टेस्ट करना है। गेस योर करेक्ट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। कौन कौन से टाइप 2 डायबिटीज़ में नर्स टीचिंग प्लान में कौन कौन से इंटरवेंशन इंक्लूड करेगी? करेक्ट आंसर में क्या क्या होगा? फर्स्ट एग्जामिनिंग द फिट डेली, सेकेंड ऑप्शन वेयरिंग वेल फिटेड शूज, एंड थर्ड परफॉर्मिंग रेगुलर एक्सरसाइज। इसका रेशनल देखिए, करेक्ट आंसर में क्या क्या है? डायबिटीज़ 2 टाइप के डायबिटीज़ वाले क्लाइंट को उसको फिट को डेली इवनिंग में सोते टाइम एग्जामिन करना है कि उसको ट्रोमा हुआ या नहीं है, ट्रोमा तो नहीं है। वेल फिटेड शूज़ पहनने हैं, डेली रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। शावर के बाद पैरों पे पाउडर नहीं लगाना है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर पे अकॉर्डिंग टू टाइम शेड्यूल विजिट करना है। और पानी का टेस्ट नंगे पैर या टोज से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? रेशनल देखिए, ए क्लाइंट विद टाइप डायबिटीज़ ऑफन हैव पेरिफेरल न्यूरोपैथीज। जो डायबिटीज़ का क्लाइंट है उसको मेनली क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाता है? उसके न्यूरॉन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उसको टच पेन का सेंसेशन कम होने लगता है, जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथीज कहते हैं। एंड आर अनअवेयर ऑफ द डिस्कम्फर्ट और पेन इन द फिट। यदि कोई पेन, पैरों में कोई भी पेन या डिस्कम्फर्ट होता है तो उसके बारे में अनअवेयर रहता है, उसको पता नहीं चलता। द फिट शुड बी एग्जामिन एवरी नाइट फॉर साइन ऑफ ट्रोमा। तो उसके पैर हैं, हर सोने से पहले उसको ट्रोमा या फिर कोई भी इंजरी उससे एग्जामिन करना है। वेल फिटेड शूज प्रिवेंट प्रेशर एंड रबिंग दैट कैन कोज टिश्यू डैमेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ अल्सर। क्लाइंट को वेल फिटेड शूज़ क्यों पहनना है? क्योंकि वो जो प्रेशर है या जो रबिंग कंडीशन उससे उसको बचाएंगे, ताकि उस क्लाइंट का टिश्यू डैमेज नहीं हो और अल्सर डेवलप नहीं हो, क्योंकि डायबिटिक क्लाइंट में वुंड हील होने में ज़्यादा समय लगता है। डेली एक्सरसाइज इंक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय मसल्स एंड इम्प्रूव इंसुलिन यूटिलाइजेशन। एक्सरसाइज क्या फ़ायदा करती है? एक्सरसाइज क्लाइंट को उसके मसल्स को जो ग्लूकोज है उसको यूटिलाइजेशन और तथा इंसुलिन के यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करती है। पाउडरिंग में कोज ए पेस्ट लाइक
रेजिड्यू बिटवीन द टोज। पाउडरिंग एक पेस्ट के रूप में जमा हो जाता है क्लाइंट के टोज के बीच में, दैट में मेसरेट दिस स्किन, वो उस स्किन को टीयर कर सकता है। मेसरेट का मतलब क्या होता है, टीयर कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। दी एंड द प्रमोट बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ, जो कि बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ को प्रमोट करेगा। जनरली विजिटिंग इज नेसेसरी। Clients with diabetes often have peripheral neuropathy and unable to accurately evaluate the temperature of bath water, which can result in burn if the water is too hot. बाथ वाटर टेस्ट क्यों नहीं करना है क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट को ऑलरेडी पेरिफेरल न्यूरोपैथीज है, तो उसको टेम्परेचर का पता नहीं चलेगा। इसके कारण उस क्लाइंट के पैर या टोइस में बर्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 406, विच इज एन इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द प्लान ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट आफ्टर एन एपिसोड ऑफ कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस के बाद कौन सा इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन है जो कि नर्स को प्लान ऑफ केयर के अंदर इंक्लूड करना है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1, मॉनिटरिंग फॉर साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट के रिजल्ट के बाद क्लाइंट के हाइपोग्लाइसीमिया के साइन मॉनिटर करना इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन है। ऑप्शन 2, विदहोल्डिंग ग्लूकोज इज एनी फॉर्म अंटिल द सिचुएशन इज करेक्टेड। क्या नर्स ग्लूकोज को विदहोल्ड कर सकती है यदि उसकी सिचुएशन कंट्रोल्ड है? ऑप्शन 3, गिविंग फ्रूट जूस, ब्रोथ एंड मिल्क एज सुन एज द क्लाइंट इज एबल टू टेक फ्लूइड्स ओरली। उस क्लाइंट को, कीटोएसिडोसिस वाले क्लाइंट को, यदि वो ओरली लेना स्टार्ट कर देता है तो उसको फ्रूट जूस, ब्रोथ और मिल्क एडवाइज कर सकती है। ऑप्शन 4, रेगुलेटिंग इंसुलिन डोजेज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ कीटोन्स फाउंड इन द क्लाइंट यूरिन। जो क्लाइंट के यूरिन के अंदर कीटोन्स है उसके हिसाब से इंसुलिन डोज को रेगुलेट कर सकती है। ये इज योर करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, मॉनिटरिंग फॉर साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट। इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन का मतलब है कि उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें नर्सिंग का फंक्शन या नर्सिंग का फंक्शन ये है कि ट्रीटमेंट के बाद यदि कोई क्लाइंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो उसके साइन वो मॉनिटर करना है। यदि उसमें साइन प्रेजेंट है हाइपोग्लाइसीमिया के या हाइपरग्लाइसीमिया के, देन वी शुड इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ग्लूकोज को विद होल्ड करना नर्सिंग एक्शन नहीं है, ये फिजिशियन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का एक्शन है। गिविंग फ्रूट जूस या डाइट के अंदर क्या देना है, ये भी नर्सिंग का एक्शन नहीं है। इंसुलिन डोज रेगुलेट करना भी नर्सिंग का एक्शन नहीं है। नर्सिंग का एक्शन क्या है, उसके साइन सिम्टम मॉनिटर करना, उसको ट्रीटमेंट देना। अब रेशनल देखिएगा, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसिडोसिस हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर क्या है, उसका पीएच बढ़ जाएगा, कीटोन बॉडीज़ के अंदर जमा हो जाएंगे और क्लाइंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है एक्सेसिव इंसुलिन जाने के कारण, क्योंकि पहले उसको क्या था, हाइपरग्लाइसीमिया। केयरफुल ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कॉम्प्लिकेशन शुड बी मेड बाय द नर्स। उसका ऑब्जर्वेशन करना एक नर्सिंग वर्क है। विद होल्डिंग ऑल ग्लूकोज में कोज इंसुलिन कोमा, यदि ग्लूकोज को विद होल्ड कर देंगे तो क्लाइंट इंसुलिन कोमा में जा सकता है। ये नर्सेज वर्क नहीं है, इट इज़ द वर्क ऑफ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। होल मिल्क एंड फ्रूट जूस आर हाई इन कार्बोहाइड्रेट विच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इमीडिएटली फॉलोइड कीटोएसिडोसिस। होल मिल्क और फ्रूट जूस जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, जो कि कीटोएसिडोसिस जिसके अंदर ऑलरेडी हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन थी उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन डिपेंड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ कवरेज। द प्रिस्क्रिप्शन यूजुअली डिपेंड ऑन द क्लाइंट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल रादर देन कीटोन इन द यूरिन। इंसुलिन का डोज चेंज करना, उसका रेगुलेट करना किस पे डिपेंड करता है, क्लाइंट के शुगर लेवल पे डिपेंड करता है, न कि यूरिन के अंदर कितना कीटोन प्रेजेंट है उस पर डिपेंड नहीं करता है। और ये भी किसका वर्क है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर का वर्क है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 407. A client with type 1 diabetes has an above the knee amputation because of severe lower extremities arterial disease. What is the nurse's primary responsibility 2 days after surgery when preparing the client to eat dinner? एक टाइप 1 डायबिटीज़ का क्लाइंट है जिसको लोअर एक्सट्रीमिटी आर्टेरियल डिजीज़ थी, उसका नी एम्पुटेशन किया गया है। सर्जरी के 2 दिन बाद नर्स की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी उसको डिनर प्रिपेयर करने के रिगार्डिंग? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, चेकिंग द क्लाइंट सीरम ग्लूकोज लेवल, क्लाइंट का सीरम ग्लूकोज लेवल चेक करना। ऑप्शन 2, असिस्टिंग द क्लाइंट आउट ऑफ बेड इनटू ए चेयर, क्लाइंट को बेड से चेयर पे जाने के लिए असिस्ट करना। ऑप्शन 3, प्लेसिंग द क्लाइंट इन हाई फावलर पोजीशन, क्लाइंट को हाई फावलर पोजीशन पे प्लेस करना। ऑप्शन 4, इंश्योरिंग द क्लाइंट्स रेजिडुअल लिम्ब इज एलिवेटेड, ये इंश्योर करना कि क्लाइंट का जो रेजिडुअल लिम्ब है, मतलब एम्पुटेशन के बाद बचा हुआ जो पैर है, रेजिडुअल लिम्ब का मतलब है ये एम्पुटेशन के बाद जो बचा हुआ पैर है वो एलिवेटेड है या नहीं है। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, चेकिंग द क्लाइंट सीरम ग्लूकोज लेवल। क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? क्लाइंट का ब्लड शुगर लेवल चेक करना कि वो नॉर्मल है या नहीं है। रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बिकॉज द क्लाइंट हैज़ टाइप 1 डायबिटीज़ इट इज़ एसेंशियल दैट द ब्लड ग्लूकोज लेवल दैट डिटरमाइंड बिफोर मील्स। जब भी क्लाइंट को खाना देना है, डाइट देना है, तो उससे पहले क्या टाइप 1 डायबिटीज़ वाले क्लाइंट में, उसका डायबिटीज़ वाले क्लाइंट में ब्लड शुगर लेवल चेक करना है कि दिस वन इज़ द नॉर्मल, येस या नो, टू इवेलुएट द लेवल ऑफ कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ एंड द पॉसिबल नीड फॉर इंसुलिन कवरेज। उसके हिसाब से उसको इंसुलिन देना है ब्लड ग्लूकोज लेवल के हिसाब से जस्ट बिफोर मील्स। टू प्रिवेंट फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स of the hip, the client should not sit for a prolonged time. This is not the priority. जिस क्लाइंट का सर्जरी के बाद एम्पुटेशन हुआ है, यदि सपोज ये क्लाइंट है, इसका एम्पुटेशन हुआ, उसका ये हिप जॉइंट है, इसको हम लंबे समय तक एलिवेटेड रख देंगे तो इसका हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है। हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है? हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर ये होता है कि उसके बाद वो पैर सीधा नहीं हो पाता। जैसे ये हिप है, ये फ्लेक्शन हो गया, फ्लेक्शन मुड़ गया, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्चर मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एकदम बिल्कुल टाइट हो गया, उसके बाद वो सीधा नहीं हो पाएगा। राइजिंग द हेड ऑफ बेड फ्लेक्सेस द हिप विद में रिजल्ट इन हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर, दिस इज द नोट। यदि लंबे समय तक बेड को हम एलिवेटेड रखेंगे तो उसके हिप्स के अंदर वो कॉन्ट्रैक्चर हो जाएंगे, एक जगह जकड़ जाएंगे, वापस सीधा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए लंबे समय तक हिप को एलिवेटेड, एम्पुटेटेड नी को एलिवेटेड नहीं रखेंगे। दिस में रिजल्ट इन हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन एंड शुड बी अवॉइडेड। एलिवेशन के कारण हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है। हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर का मतलब है कि हिप को हमने एलिवेटेड किया, फ्लेक्स किया, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्चर हो गया, मतलब जकड़ गया है, सीधा नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 408। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्स में रिपीट हुआ था, एम्स नोट सेट के एग्जाम में आया था क्वेश्चन। ए क्लाइंट विद डायबिटीज इज बीइंग टोल्ड टू सेल्फ एडमिनिस्टर ए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, आइडेंटिफाई द प्रीफर्ड साइट फॉर दिस सेल्फ एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ दिस ड्रग। एक इमेज दी गई है, उसके अंदर एक क्लाइंट है डायबिटीज़ का, उसको इंसुलिन का सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जा रहा है, तो उसके लिए प्रीफर्ड साइट कौन सी होगी? ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन दे रखा है, ये वाली इमेज होगी। बी ऑप्शन वाली ये बटक्स पे इमेज वाली होगी। सी एब्डोमन वाली इमेज। डी ये वाली इमेज। तो उसकी प्रीफर्ड साइट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए कौन सी होगी? गेस योर करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ। इमेज पे टिक करिए कौन सी होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। रेशनल देखिए, एब्डोमन इज द प्रीफर्ड साइट ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन।
की नोट बनाइए। इंसुलिन इंजेक्शन कौन से रूट से दिया जाता है? सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। उसकी प्रीफर्ड साइट, मोस्ट कॉमनली यूज साइट कौन सी होती है? एब्डोमेन। कौन सी? एब्डोमेन। क्योंकि इसमें जो एब्जॉर्वेशन है इंसुलिन का वो रैपिड स्पीड से होता है अकॉर्डिंग टू अदर साइट की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 409। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग एंड अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। विच क्लाइंट रेस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विद एन अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। एक क्लाइंट है जिसकी नर्स केयर कर रही है, उसके अंदर थायरोक्सिन का कम प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब थायरोक्सिन की कमी है। कौन सा क्लाइंट का रेस्पॉन्स थायरोक्सिन या T4, जिसे हम T4 के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन गया, T4 को क्या बोलते हैं? T4 इज द थायरोक्सिन। तो अंडर प्रोडक्शन में कौन सी कंडीशन, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 मैक्सिडिमा, ऑप्शन 2 एक्रोमेगाली, ऑप्शन 3 ग्रेव्स डिजीज, ऑप्शन 4 कुशिंग डिजीज। इसके लिए मैंने बहुत ही मस्त सी ट्रिक बनाई है याद रखने के लिए। अभी गेस और करेक्ट आंसर, सही उत्तर का अनुमान लगाइए। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी कौन सी कंडीशन में होती है? कमेंट कीजिए अपना ऑप्शन। टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 मैक्सिडिमा। मैक्सिडिमा इज द अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी को हम मैक्सिडिमा बोलते हैं। रीजनल देखिए, मैक्सिडिमा इज द सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी को, हाइपो का मतलब होता है कम, थायरोडिज्म मतलब थायरोक्सिन की कमी, जिसे क्या बोलते हैं? मैक्सिडिमा, जो कि मेर सीवियर कंडीशन है। डिक्रीज थायरॉयड ग्लैंड एक्टिविटी मीन्स रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ थायरॉयड हार्मोन। थायरॉयड हार्मोन का मतलब है कि जैसे ही थायरॉयड ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो जाती है तो थायरॉयड हार्मोन का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। एक्रोमेगाली क्या है? एक्रोमेगाली रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स वंस द एपिफाइसिस आर क्लोज्ड। एक्रोमेगाली वो कंडीशन है जब क्लाइंट का एपिफाइसिस जब 21 साल की उम्र के बाद जिसकी ग्रोथ मतलब स्टेबल हो जाती है, उसके बाद भी ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव रिलीज होना एक्रोमेगाली, एक्सेसिव रिलीज के कारण एक्रोमेगाली होता है। ग्रेव्स डिजीज इज रिजल्ट फ्रॉम एक्सेस नॉट ए डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। ग्रेव्स डिजीज थायराइड हार्मोन की अधिकता के कारण होता है, जिसे हाइपरथायराइडिज्म भी बोलते हैं, न कि कमी के कारण। कुशिंग डिजीज रिजल्ट फ्रॉम एक्सेस ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड की एक्सेसिव अधिकता के कारण कौन सा डिजीज होता है? कुशिंग डिजीज। अब प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूज करते हैं बार बार, तो इनको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, ध्यान दीजिए। बुक अभी तक आपने नहीं लिया तो लिख लीजिए। ट्रिक क्या है? देखो, थायराइड है मैक्सिडिमा, डिम, इसमें हम डिम वर्ड ले लेते हैं। डिम का मतलब होता है डिक्रीज या कम, डिम लाइट हम बोलते हैं ना, बिजली की लाइट डिम हो गई। वाई मतलब थायराइड, THYROID, थायराइड। मतलब मैक्सिडिमा में क्या हो गया? थाई क्या हो गई? डिम हो गई। याद रह जाएगा, थायराइड हार्मोन कम हो गया है, जिसे हाइपोथायराइडिज्म। एक्रोमेगाली, मेगा का मतलब होता है बड़ा। यहाँ पे एक्रो को एग्रो कर लो, क्या कर लो? एग्रो। G4 क्या हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया, जिससे उस क्लाइंट की साइज़ क्या हो गई? मेगा हो गई, मेगेली बड़ा हो गया। मेगा मतलब ग्रोथ हार्मोन। ग्रेव्स डिजीज थायराइड हार्मोन की अधिकता। ग्रेव का मतलब होता है बहादुर, ग्रेव एक्सेस। कुशिंग G4, जी को क्या करना है? कुशिंग में कुछ करना है, मतलब ग्लूकोकोर्टिकोइड। जी से क्या याद रखना है? ग्लूकोकोर्टिकोइड। GC, ग्लूकोकोर्टिकोइड को हमें क्या करना है? खुश करना है। खुश का मतलब क्या है? अधिक होगा तभी तो खुश करेंगे, कोई बड़ा होगा उसी को तो दबाएंगे। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड को क्या करना है? खुश करना है। याद रह जाएगा इजीली। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए याद रहेगा या नहीं रहेगा, या और कोई ट्रिक मैं आपके लिए बनाऊँ। इसके रिगार्डिंग और कोई ट्रिक बनाने की जरूरत पड़ेगी या ट्रिक सफिशिएंट है? कमेंट बॉक्स में करके लिख के बताइए, मुझे पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 410।
प्रोफिल थायोयूरेसिल is prescribed for a client diagnosed with hyperthyroidism. The client asked the nurse, why do I have to take this medication if I am going to get the atomic cocktail? The nurse explained that this medication is being prescribed because it decreased है. एक क्लाइंट है जिसको एटॉमिक कॉकटेल ले रहा है. एटॉमिक कॉकटेल का मतलब है उसको आयोडीनाइज विथ सोडियम दिया जा रहा है कैंसर की कंडीशन में, जिसे हम एटॉमिक कॉकटेल के नाम से जानते हैं. उस क्लाइंट को हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन है, उसमें प्रोफिल थायोयूरेसिल दिया जा रहा है. तो ये नर्स को एक्सप्लेन करना है कि ये मेडिकेशन इसलिए प्रिस्क्राइब की गई है क्योंकि ये क्या डिक्रीज करती है. ऑप्शन देखिए, वेस्कुलरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड को डिक्रीज करेगी, प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन को डिक्रीज करती है इसलिए प्रिस्क्राइब की गई हाइपोथायराइडिज्म वाली कंडीशन में. नीड फॉर थायराइड आयोडीन सप्लीमेंट, थायराइड आयोडाइन सप्लीमेंट को फुलफिल करेगी. ऑप्शन 4, अमाउंट ऑफ ऑलरेडी फॉर्म थायराइड हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन ऑलरेडी बन चुका है उसको कम करेगी. गेस योर करेक्ट आंसर. टाइम स्टार्ट नाउ. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन. प्रोफिल थायोयूरेसिल हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में दिया जाने वाला मेडिकेशन है जो कि थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को क्या करती है, कम करती है. रेशनल देखिए, प्रोफिल थायोयूरेसिल इज थायराइड हार्मोन एंटागोनिस्ट that inhibit thyroid hormone synthesis by decreasing the cause of iodine in the manufacture of this hormone. की नोट बनाइए, प्रोपिल थायोयूरेसिल एक थायराइड हार्मोन एंटागोनिस्ट होता है जो कि थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. ये आयोडीन मैन्युफैक्चरिंग को डिक्रीज करके बॉडी के अंदर जो आयोडीन बन रहा है उसके निर्माण को रोक के थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा, जो कि क्या है, थायराइड हार्मोन एंटागोनिस्ट है. पीटीयू, प्रोफिल थायोयूरेसिल नॉट अफेक्ट द वेस्कुलरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की वेस्कुलरिटी को प्रभावित नहीं करता है. सो दिस वन इज द एलिमिनेटेड. आयोडीन कंटेनिंग एजेंट आर गिवन सीवियर हाइपरथायराइडिज्म एंड बिफोर द थायराइडोक्टोमी. की नोट बनाइए, आयोडीन कंटेनिंग एजेंट कब दिए जाते हैं, यदि सीवियर हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन है और थायराइडोक्टोमी की कंडीशन है, उस कंडीशन में आयोडीन कंटेनिंग एजेंट दिया जाता है. पीटीयू डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ ऑलरेडी फॉर्म थायराइड हार्मोन, जो पहले से ही थायराइड हार्मोन बन गया है उसके अमाउंट पे प्रोफिल थायोयूरेसिल कोई काम नहीं करता. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रिकी एक्सप्लेनेशन का फ़ायदा उठा सकें और कुछ अपने समाज, अपने देश, अपने लिए कुछ नया कर सकें. यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए. व्हाट्सअप नंबर है 8360069703. प्यारे दोस्तों, आप नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना. प्लेलिस्ट चेक करने में क्या फ़ायदा होगा, जितने भी मोस्टबी एनक्लेक्स के क्वेश्चन हैं सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो बचे हुए धीरे धीरे अपलोड किया जा चुका है. सब वीडियोज़ में इसी प्रकार के आपको ट्रिक्स मिलेगी जिससे आपको लिए पढ़ने में आसानी हो सके. मोस्टबी एनक्लेक्स नर्सिंग के क्षेत्र में एक ऐसी बुक मानी जाती है कि वो पढ़ी नहीं जाती, याद नहीं की जाती, बट ऐसा असंभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में. सब कुछ पॉसिबल है यदि आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहोगे, टीम नर्सिंग एकेडमी का हिस्सा रहोगे, तो आप एक दिन खुद कहोगे कि आई कैन डू, मैं मोस्टबी एनक्लेक्स याद कर सकता हूँ, मैं दूसरों को भी सिखा सकता हूँ. प्यारे दोस्तों, एक चीज़ नहीं भूलना आपको, सबसे इम्पोर्टेंट है, वीडियो पे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है ये नर्सिंग एकेडमी का लोगो देखना है आपको, सब्सक्राइब करना है, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, बेल आइकन प्रेस करना, उस पर ऑल सेलेक्ट करना, ऑल सेलेक्ट करना, ऑल ज़रूर सेलेक्ट करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके. यदि फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, हम आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे. प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माँ बाप का नाम कुछ नया करके, कुछ बन के रोशन करते रहिए. धन्यवाद.